श्रोताओं, सबसे पहले आप लोगों को मेरे तरफ से हरे कृष्णा। आज मैं भारत के जिस महान विभूति के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, उनको दुनिया के हर कोने के लोग उनका नाम जानते हैं। और इस महान विभूति के नाम कविगुरु रविंद्रनाथ, इन महान विभूति को रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनका नाम महात्मा जी के लिखा। महात्मा जी, हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना। आज मैं महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। गुजराती में बाप के नाम के साथ पुत्र का नाम भी जुड़ा जाता है, तो ये इनका रिवाज है। मोहनदास तो महात्मा गांधी का नाम, करमचंद जी उनके पिताजी का नाम था, और उनके माताजी के नाम पुतलीबाई थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बचपन में महात्मा गांधी ने 2 नाटक देखा था। एक तो श्रवण के पितृभक्ति और दूसरा महाराजा हरिश्चंद्र। ये दोनों नाटक उनके जीवन में बहुत प्रभाव डाला। एक तो हरिश्चंद्र जी के सत्यवादिता और दूसरा श्रवण के पितृभक्ति। ये दोनों चीज़ महात्मा गांधी के जीवन में बहुत ज़्यादा जगह लिया था, इसलिए उन्होंने सत्य के पुजारी थे और पितृभक्त भी बहुत थे। महात्मा गांधी जी बचपन से ही थोड़ा दुबले पतले थे, तो उनका एक प्राचीन बादर था भाई, उसको कहा, जब थोड़ा सा बड़ा हुए थे तो कहा, चल तू ना, हम दोनों मीट खाते हैं। देख अंग्रेज लोग कैसे ताकतवर है, क्यों ये लोग मीट खाते हैं, चल तेरे को मीट खिलाए तो थोड़ा सा तगड़ा हो जाएगा। तो उनको ले जाते थे होटल में और मीट खिलाया करते थे। लेकिन गांधी जी को इसमें कोई खास स्वाद नहीं लगा, लेकिन चूंकि भाई ने बताया तो वो खाते थे। इस तरह से एक आध दिन मीट खाने के बाद होटल में पैसा देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो गांधी जी के गले में एक सोने का चेन था। उन्होंने क्या किया, उस चेन को, लंबाई में तो बड़ा था, उसको थोड़ा सा सुनार से काट के बेचा और उसको जोड़ दिया। उस कटा हुआ हिस्सा को बेचकर उन्होंने होटल का बिल पेमेंट किया था। तो ये गांधी जी ने ये किया था। इसके बाद गांधी जी ने तो जब ऐसा काम किया था, गांधी जी के मन में बहुत ग्लानि उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिख के उनके पैर के पास में रख के वो चले गए। पिताजी ने उठ के जब वो चिट्ठी पढ़ी, गांधी जी ने सब कुछ लिख दिया था, मैंने ऐसे मीट खाया था एवं हार भी बेचा, हार को थोड़ा तोड़ के बेचा, सब किया। तो वो चिट्ठी पढ़ के उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने लड़के को मारने के बजाय उनके गले में लगा लिया। ऐसे सत्यवादी लड़के थे, लेकिन गांधी जी बहुत डर रहे थे, शायद पिताजी बहुत उनको पीटेंगे, लेकिन गले लगाए उनके सत्यवादिता के लिए। गांधी जी भारत में पढ़ाई ख़त्म करके उनको विदेश में लॉ पढ़ने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में चले गए। जाने से पहले उनकी शादी भी हो गई थी बचपन में। वो आज पहले ज़माने में बचपन में शादी हो जाती थी। उनकी शादी हुई थी, उनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी के साथ उनकी शादी हो गई थी बचपन में। लेकिन उनके माताजी उनको कसम दिया कि तुमने विदेशों में और अंग्रेजों में, वो लोगों की यही धारणा थी, वहाँ अंग्रेज लड़कियाँ भारतीयों को पटा लेती है और शादी कर लेते हैं, इस तरह से उनका माँ कसम दी थी, किसी भी अंग्रेज लड़की से शादी मत करना, उन्होंने कसम दिया था। लेकिन वहाँ भी कुछ दिन पढ़ने के बाद वहाँ भी फिर एक बार बुरी संगत में फंस गए। उनके कोई कजिन ब्रदर उनके किसी पतिता प्रोस्टिट्यूट के पास ले गए थे। प्रोस्टिट्यूट के पास ले गए थे तो वो पतिता इनको देखे, इनको फिर वो घबरा रहे थे बहुत, जब उस प्रोस्टिट्यूट ने आई और उनको भाई को ले गया और उनको कह रहा, इसको ही तो घबरा रहा है इसको, तो उनको वो भाई को ले गया, वो वहाँ से भाग आया और उन्होंने कहा, राम ने मेरे को आज बचा दिया, दोनों ये आज बहुत बड़ा पाप हो जाता था मेरे से। तो उन्होंने अपने जीवन में ये बात भी लिखी है। फिर
बैरिस्टरी पास करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड में कुछ दिन लॉ की प्रैक्टिस किया है, लेकिन वहाँ वो सफल नहीं हुए। एक बार वो किसी केस के पैरवी करते टाइम उनके पैर कँप रहा था, तो मतलब इंग्लैंड में उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में चले गए और वहाँ प्रैक्टिस शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में तो अंग्रेज लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह से बहुत सारे लोगों को ले जाते थे। अंग्रेज जहाँ भी गए, ये सब मलेशिया वगैरह, ये भारत से और अफ्रीका से जिस जिस देश के इन्होंने गुलाम बनाया था, वहाँ के लोगों को ले जाते थे। वहाँ से मॉरिशस, साइप्रस आदि स्थानों पे जो भारतीय, अफ्रीकन सब लोगों को ले जाते, श्रमिक का काम कराते थे। जैसे मॉरिशस वगैरह में गन्ना काटने के लिए, ये गन्ना की खेती करने के लिए। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भी ले गया, वहाँ भी सारे जंगल वंगल काटना, ये करना, वो सब सब काम कराने के लिए ले गया था। तो ये भारतीय मजदूरों को उस टाइम गिट-मिटिया कहा जाते थे। उनको साथ एक तकमा लगता था गिट-मिटिया, वे इधर इस तरह के उनके स्वाधीन नागरिक, दक्षिण अफ्रीका के स्वाधीन नागरिक का मर्यादा नहीं दिया गया था, जिसके कारण उनको एक अलग ही संप्रदाय, एक खराब नज़र से देखा जाता है। जैसे कोई ये है हरिजन है, ऐसी कुछ नज़र से देखा। महात्मा गांधी जी वहाँ जा गए और वहाँ उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया और भारतीय लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे, उनके वकील बन गया। उन्होंने उनके इस अधिकार के लिए कि दक्षिण अफ्रीका वो स्वतंत्र नागरिक बने, उनके लिए वो केस लड़ते रहे और उनके प्रैक्टिस अच्छे तरह से जमने लगा। एक समय उनका उनके फीस $15,000 तक पहुंच गया था, जो कि काफ़ी रुपया मायने रखते थे। वहाँ दक्षिण अफ्रीका में उन्हें संपन्नता हुई, उनके बच्चे भी हुआ वहाँ, 2-3-4 बच्चे, 2-3 बच्चे हुए। बड़ा लड़का का नाम माखन लाल, ये मोहन लाल ऐसा कुछ था, मोहन लाल था। तो गांधी जी वहाँ 20 साल तक उनके गया और आखिर में उन्होंने वहाँ से जीत हासिल किया और भारतीयों को वहाँ के स्वतंत्र नागरिक के दर्जा प्राप्त हुआ। वहाँ से लौटा, जब भारत लौटा तब भारत में कांग्रेस ने आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू कर रहे थे और अधिवेशन शुरू करते थे। गांधी जी आके उस आंदोलन में कूद पड़े और धीरे धीरे उन्होंने उनके पास उनके अनुयायी बढ़ने लगे और आखिर में गांधी जी कांग्रेस के कर्णधार बन गए और उन्होंने ये नेतृत्व करने लगे, आज़ादी के आंदोलन के नेतृत्व करने लगे और नेतृत्व करने लगे थे। लेकिन उन्होंने अहिंसा का अपनाया था। उन्होंने अपने अनुयायियों को कहते थे कि भाई तुम कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं, हम दूसरे तरीक़ा से करेंगे। हर बार कांग्रेस के अधिवेशन होता था, अध्यक्ष चुना जाता था, कभी जवाहरलाल नेहरू, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी 2 बार हुआ था। मैंने पहले ही बताया था, जवाहरलाल नेहरू बनते थे, कभी और कोई बनते थे, इस तरह से चुनते थे। सबसे गांधी जी के पसंदीदा आदमी नेहरू जी थे और क्योंकि वो उनके बात सारे मानते थे और वो भी एडवोकेट थे और वो भी इंग्लैंड से पढ़े हुए थे, तो सबसे ज़्यादा वो नेहरू जी को पसंद थे। और गांधी जी इस तरह से आज़ादी का आंदोलन करते थे। इसके बाद क्या होता है, अंग्रेज़ों ने नमक के पर कर लगा दिया था, जो कि एक साधारण सी चीज़, आदमी के खाने के जरूरी चीज़। गांधी जी उसमें माना नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हम जाके डांडी जाके नमक खुद बनाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने सत्याग्रह शुरू करा और डांडी में जाने लगा। बहुत प्रतिरोध हुआ और वहाँ जाकर उन्होंने बनाया नमक सत्याग्रह आंदोलन। जेल जाने पड़े, बहुत बार जेल गए और उनकी पत्नी भी कई बार जेल गए, कस्तूरबा वगैरह। और उनके जीवनी उन्होंने एक बार उनकी पत्नी को कहा, जब उनकी उम्र पर चला 45-50 साल के उस आसपास, उन्होंने अपने पत्नी को कहा कि मैं अभी से ब्रह्मचर्य को पालना करूँगा। इससे उनकी पत्नी का थोड़ा आघात लगा मन में कि अभी तो उनके जवानी है और अभी पति ने इस तरह से किया, लेकिन वो जानते थे उनके पति कुछ अलग ही धर्म, अलग किस्म के इंसान हैं, इसलिए वो मान लिया। उनके लड़के, बड़े लड़के से हमेशा
पिताजी की शिकायत करते थे, पिताजी आप इतने बड़े नेता हुए हुए होते हुए भी हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, आप हमारे लिए क्या किया? लोग नेता लोग अपने बच्चे को कितना करते हैं, कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कितना आपने कभी हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और उन्होंने मोहनलाल ने पिताजी को चिढ़ाने के लिए मुस्लिम धर्म ले लिया। पिताजी दुख पाए, पिताजी को दुख पहुँचे। गांधी जी क्या कर सकते थे? किसी की स्वतंत्रता थोड़ी, उन्होंने कुछ चुपचाप सहन कर लिया और इस तरह से आज़ादी के आंदोलन को उन्होंने अगुवाई करने लगा और धीरे धीरे अंग्रेज के विरुद्ध उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लेकिन जब भी उनके कांग्रेस कार्यकर्ता ने कोई भी हिंसा का रास्ता अपनाता है तो महात्मा गांधी जी ने तुरंत उपवास शुरू कर देते, एकदम उपवास शुरू कर देते तो लोग बस हिंसा का रास्ता छोड़ देते थे कि गांधी जी बिना खाए पिए रह जाएंगे। तो यही उनका हथियार था, अहिंसा और सत्य, यही उनका हथियार था। और अंग्रेज लोग भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इस आदमी देखो इतना शांति से मार पीट खाते हुए चुपचाप रहते, लेकिन ऐसे वो करते रहते इस्पात की तरह, इनका दृढ़ इनका ये। एक बार उन्होंने कहीं जाते हुए शायद बंगाल में ये कहीं देखा कि वहाँ के औरतें, एक औरत है, उनके पास एक साड़ी है जो कि बिल्कुल चारों तरफ से फटे पुराने हुए है, एकदम शरीर का बदन अच्छे से ढक भी नहीं पा रहा। वो देख के गांधी जी का मन बहुत द्रवित हो गया और उन्होंने अपने धोती के साथ एक जो गाय शरीर में एक चादर जैसे लपेटे थे, उन्होंने उसकी तरफ बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। उन औरत की इज्जत जिसे आबरू ढक रखे जब ढक सके तो गांधी जी ने दिया। तब से उन्होंने कसम खाया कि हमारे देश के लोगों के पास कपड़े तक, तन ढकने के लिए औरत के पास कपड़े तक नहीं है। जब तक ये सब प्रबंध नहीं हुआ तब तक मैं भी बस नंगे शरीर में गाँव में रहूँगा, मैं बस कल धोती पहन के रहूँगा। तो इसके बाद से गांधी जी कभी कमीज वगैरह पहनते ही नहीं थे, सूट वूट तो दूर की बात है, बस खाली एक धोती पहन के रहते थे। और सर्दी, जब बहुत सर्दी आती तब मोटे चादर खादी के चादर पहनते थे। तो इसलिए अंग्रेज लोग इसको कहते थे उनके कहते थे हाफ नेकेड फकीर। तो लेकिन बहुत रिस्पेक्ट तो करते ही थे उनको। और धीरे धीरे आज़ादी आंदोलन बहुत तीव्र हो गया और देश की जनता भी जागृत हो गया था। गांधी जी के साथ सभी आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज भी एक तरफ से लड़ पड़े। आज़ाद हिंद फौज ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने लगे। युद्ध इधर इतना बड़ा देश को अंग्रेजों के लिए, और इस तरह से सैनिक में भी अंग्रेजी सेना में जो भारतीय थे उनमें भी बगावत की संभावना शुरू होगी। ये सब देखकर अंग्रेज भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया और देश छोड़ के चले गए। गांधी जी के आंदोलन में, गांधी जी के नेतृत्व में भारत आज़ाद हुए। लेकिन देखिए इतना कुछ उन्होंने किया लेकिन उन्होंने कोई पद नहीं ग्रहण किया। उन्होंने साबरमती में आश्रम बनाया, वहाँ जाके उन्होंने रहने लगा। और जब भारत आज़ाद हुआ तो जिन्ना ने कहा कि देखिए भारत में हिंदू बहुत ज़्यादा है तो हमारे लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए मुस्लिमों के लिए। गांधी जी का जिन्ना ऐसा मत कहो, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ लेकिन भारत को टुकड़ा मत करो। जिन्ना किसी से माना नहीं। वो कहते गांधी जी आपकी तरह सभी लोग महात्मा नहीं हैं, बाकी सब लोग जो नेता है वो सत्ता को चाहते हैं और बाद में हम लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए कि उनको दबाए, उनको दूसरे दर्जे के नागरिक का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो आप तो हम देश को टुकड़ा करो। गांधी जी रोते रहे, मिन्नती किए लेकिन जिन्ना ने नहीं माने और आखिर जिन्ना की जीत हुई और भारत 2 टुकड़े में बट गया, बल्कि 3 टुकड़े में। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के बंगाल के आधा टुकड़ा करके, आधा से भी ज़्यादा टुकड़ा करके उसको पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया, जो कि अब स्वाधीन देश है, उसका नाम बांग्लादेश है। और एक पश्चिमी पाकिस्तान है जिसमें कश्मीर का कुछ अंश है, पंजाब का भी आधा टुकड़ा कर दिया गया। पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान को भी उन्होंने कब्जा कर लिया। इस तरह से एक दो पाकिस्तान 2 टुकड़े में बट गया। और
भारत और लाखों शरणार्थी देश दोनों देश के लाखों शरणार्थी आते जाते गए, मार काट दंगा फसाद होते गया गंगा गांधी जी के आंखों के सामने। फिर एक बार क्या हुआ, कलकत्ता में बहुत भयंकर मारकाट शुरू हो गया। बंगाल में जो अब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश है वहाँ नोआखाली में इतनी मारकाट होने लगा कि गांधी जी स्थिर नहीं रह पाए। अकेले उन्होंने बांग्लादेश से यात्रा की और वहाँ हिंदू मुसलमान ने इतनी भयंकर दंगा काटा मारा मारी कटाकटी हो रहा है, लेकिन वो अकेले चले। नेहरू जी वगैरह सभी ने उनको रिक्वेस्ट किया, बापू आप मत जाइए, आप न आप हिंसा के शिकार हो जाओगे। गांधी जी कोई डरे नहीं और वहाँ गए। उनकी जाति मार काट सब बंद हो गया। उन्होंने उनसे किया, उन्होंने वहाँ भी जाके वही फर्स्ट रखा, उपहार रखा, वो करा, भाई तुम लोग ये सब मत करो। तो उनके कहने के बाद वो दंगा रुक गया। तो इतने निडर आदमी थे, इतने मतलब इस जहाँ कोई भी जा नहीं सकता वहाँ को जा से उस भयंकर स्थिति में भी उन्हें अकेला गया और वो दंगा बंद कराया उन्होंने। गांधी जी ऐसे आदमी थे जिनके कोई पद के लालच नहीं था, कुछ नहीं था, एक महात्मा आदमी थे, राम के पुजारी थे वो, राम भक्त थे वो। और साबरमती में चरखा काटते थे। उनका आदर्श था कि ये जो यांत्रिक सभ्यता है इसको जितना कम करे उतना ही अच्छा है। देसी तरह से खेती, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत है और इस तरह से देसी जो हल बैल से खेती होता है यही उनके लिए देखो रोजगार, बहुत से लोग इससे रोजगार होगा। ट्रैक्टर वगैरह आने से वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और इस तरह से उन्होंने खादी का भी प्रोत्साहन दिया। खादी नहीं, खुद चरखा काटते थे, सूत काटते थे और उन गांधी जी के साबरमती आश्रम के सभी लोगों को यही करना पड़ता था, चरखा काटना, सूत करना, स्वदेशी का अपनाना, ये सब गांधी जी की दूरदृष्टि था। देखिए यांत्रिक जो उन्नति प्रगति से जिस देश में जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ बहुत लोग बेरोजगार हो जाता है। बेरोजगार लोग क्या है, बेरोजगार आदमी दिमाग शैतान का घर होता है और वो खुरापात करने लगता है। जिस देश में आज जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ तो कम से कम ज़्यादा आधुनिकीकरण होना नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश भी पश्चिमी देश के अंधानुकरण कर रहे हैं और ये यंत्र आ रहा है। देखिए कंपाउंडर आ गया तो ऑफिस में बहुत सारे पोस्ट खत्म हो गया, कल 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 क्लार्क वगैरह का। और इस तरह से हर जगह पे जब ये पागदगी आ जाता है तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं, गांव में और रोजगार है नहीं, सब लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, सारे शहर की ओर भाग रहे हैं। जो भी हो, इस अहिंसा का पुजारी ने एक दिन 1948 में आज़ादी के बाद नेहरू जी पूरा भारत का प्रधानमंत्री बने और 1948 में एक दिन गांधी जी जब प्रार्थना करने के बाद लौट रहे थे तो नाथूराम गडसे नाम के एक व्यक्ति आके उनको गोली मार दिया। इस तरह से एक अहिंसा के पुजारी का मृत्यु एक हिंसा द्वारा समाप्त हो गया। मरते टाइम उन्होंने कहा हे राम। तो गांधी जी के अंत, गांधी जी तो चले गए, पृथ्वी के सारे देश उनको जानते हैं, सभी उनको रेस्पेक्ट करते हैं। जो भी राजनीति दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं गांधी जी के समाधि पर फूल चढ़ा के उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गांधी जी एक महान आत्मा था, इसलिए रविंद्रनाथ जी उनके महात्मा कहते हैं। शायद पॉलिटिकली उनका जो विचार था बहुत सारे लोगों को उनको पसंद नहीं होता। ये तो हो ही सकता है, एक आदमी का विचार सबको पसंद नहीं हो सकता है। जो गर्म खून वाले हैं वो गांधी जी के नरम खून वाले पॉलिसी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो जो एक महान व्यक्ति थे इस तरह से इसमें कोई संदेह नहीं। देश के लिए उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने उसके बदले में कुछ भी नहीं है। लेकिन आज के जनरेशन में क्या होता है, पहले अपना पेट ये संभालो, पहले अपने को अपने और अपने परिवार के पेट भरो, उसके बाद देश के लिए देखी जाएगी। यही है बस, किसी तरह सत्ता हाथिया लो और बस अपना पेट भरो। लेकिन गांधी जी में ये चीज़ नहीं थी, उन्होंने खाली त्याग ही किया एवं मृत्यु भी उनकी हिंसा द्वारा ही हुई है। इस महामानव की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आज मेरा उनकी जीवनी समाप्त करता हूँ। शायद उनसे मेरे से कोई भूल त्रुटि हो गया उनकी जीवनी बताने में, बा उनका कोई डिसरेस्पेक्ट हो गया तो मुझे माफ़ कर देना। और आप इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा।